हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, गुप्तकाल सीरीज का ये दूसरा सीरीज है गुप्तकाल का, और इसमें 40 एमसीक्यूज रहेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, और उम्मीद है कि आपका 1 नंबर यहां से आप गेन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की सरीखी यानी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? MPPSC 1999 में ये प्रश्न आ चुका है, और इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। तो दोस्तों, अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये गुफाएं हैं, बाग जगह का नाम है जिसको धार बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। CPSC 2003 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि गुप्त वंश का शासनकाल कितना से कितना तक था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 313 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये रहा है गुप्त वंश का अवधि रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। RAS RTS 99 और 2000 दोनों में आया हुआ ये प्रश्न। दोस्तों, तो बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी दोस्तों, वह गुप्त काल में हुई थी, वहां से बाल विवाह शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के जो थे गुप्त काल में ही सर्वाधिक रूप से इसमें जारी किए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, यूरोपीय भाषा में जो ट्रांसफर हुआ था, उसका ट्रांसलेशन हुआ था, वह अभिज्ञान शाकुंतलम था। प्रथम भारतीय ग्रंथ जो था, अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, जो विधवाएं होती हैं वो अपने पति के साथ अग्नि में सती हो जाती थी, उनके साथ ही जल जाती थी। तो ये सती प्रथा है, और उनका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ये एरण अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों। किस अभिलेख से? तो एरण अभिलेख से, याद रखिएगा। और ये गुप्त काल से ही संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं, सीरीज 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाइए। यानी कि जो क्रम था गुप्त वंश के शासकों का जो क्रम था, देखिए CGPSC में छत्तीसगढ़ PCS में ये आ चुका है 2013 में, हाल ही में आया है दोस्तों, ज्यादा अधिक नहीं है। सही क्रम लगाना है दोस्तों। तो सही क्रम देखिए दोस्तों, क्या होता है कि शुरुआत में तो चंद्रगुप्त श्रीगुप्त ने इनका वंश का शासन किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम के ही बारे में कहा जाता था। तो ये पहले नंबर पे चंद्रगुप्त है, और उसके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो ये क्रम से ऑलरेडी लगा हुआ है दोस्तों, यही क्रम है इनका। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है दोस्तों, 1 2 3 4 5 सही क्रम है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? किस खुदाई से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो यह बयाना भरतपुर में जो खुदाई हुई थी, वहीं से दोस्तों बहुत सारे सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे, ढेर सारे। तो गुप्तकाल के सिक्के पहचान लिए गए थे और उनके समय काल के अनुसार। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा सिक्कों का ढेर कहाँ मिला था दोस्तों? तो बयाना भरतपुर में। अगला है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक के रूप में माना जाता है अभी भी दोस्तों वो है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कथन ए है और जो कथन आर है, कथन आर जो है दोस्तों, तो वो गुप्तकालीन जो है, तो उसमें सामंती व्यवस्था का पर्याय विस्तार हुआ। तो कथन आर का स्पष्टीकरण क्या होता है देखते हैं। ए है, भारत यानी प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। UPSC 2000 में आ चुका है ये प्रश्न। तो दोस्तों, ये तो कथन प्रथम वाला ए सही है और बी भी सही है, लेकिन बी जो है इसका व्याख्या नहीं करता।
ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि ए और दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता दोस्तों, यानी स्पष्ट नहीं करता। तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? यूपीएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र लिपि दिया है, ताम्र लिपि एक पतन जो था से संचालित होता था। ताम्र लिपि जो पतन था वहां से उत्तर व्यापार में और वहां से मसालों का व्यापार वगैरह हुआ करता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे दोस्तों? यूपीएससी 1997 में आया हुआ प्रश्न है। गुप्त काल से दोस्तों एक प्रश्न तो जरूर ही आते हैं। तो यूपीएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों और इसको रूपक कहा जाता। चांदी के जो सिक्के थे दोस्तों उसको रूपक कहा जाता था उस समय। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यूपीएससी 1996 में आया हुआ प्रश्न है और दोस्तों एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, मिलान करते हैं कि विशाखा दत्त, तो ये विशाखा दत्त जो है दोस्तों ये नाटक है। विशाखा दत्त जो है दोस्तों ये नाटक है और वराहमिहिर जो है दोस्तों खगोल वैज्ञानिक हैं और चरक जो है चिकित्सक थे, चरक संहिता इन्होंने लिखा था और ब्रह्मगुप्त गणित के से है। तो इस प्रकार से हमारा सभी कुछ मिलता है ऑप्शन सी में। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो जो महान केंद्र था वह उज्जैन उस समय के लिए था दोस्तों। तो यहाँ पर उज्जैन को राइट आंसर हम लोग कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। कालिदास की कृति किस कृति को गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध पुस्तकों के भीतर होती है दोस्तों और इसी का ट्रांसलेशन हुआ था, अनुवाद हुआ था। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग का है? तो दोस्तों जो दशमलव प्रणाली का शुरुआत यानी कि कह सकते हैं कि आविष्कार जो हुआ था वह गुप्त युग में हुआ था दोस्तों, गुप्त काल में। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो दोस्तों गुप्त वंश के पतन का कारण जो नहीं था वह आंसर हो जाएगा कि सत्ता, पतन का कारण नहीं था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। गुप्त काल में आंतरिक कलह नहीं था दोस्तों, कुछ अन्य परेशानियां थी जिसकी वजह से उसका पतन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्योंकि कारण नहीं था, ये कारण नहीं था आंतरिक कलह। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला जो शासक था उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अपने चित्र को अंकित करवाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों वे थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है किससे? तो दोस्तों यह नवनीतकम जो पुस्तक है इसका संबंध चिकित्सा से है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? तो उस गुप्त शासक का नाम था रामगुप्त, जिसने तांबे का सिक्का जारी किया था। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, रामगुप्त। 22वां है प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और यहां पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से अभिलेख मिलते हैं इसके और यहाँ शासक है
चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ से मिलता है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख से, और बुद्धगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र से। तो यहाँ ऑप्शन जो कूट है, चारों ऑप्शन इस कूट में मिलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस सूची में 1 में है मुद्रा के प्रकार और सूची 2 में है शासक। तो दोस्तों इसमें एक एक करके देखते हैं, मिलान करके फिर कूट को फाइंड आउट करते हैं। कुमार देवी प्रकार जो है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, वीणावादक समुद्रगुप्त, चक विक्रम प्रकार जो है समुद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त कहे गए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इस कूट में मिलता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24वां है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग मिलान करते हैं, उसके बाद फाइंड आउट करते हैं कूट को। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज उपाधि मिली थी, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम मिला था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा जाता था, और स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो एक एक करके देखते हैं, मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी उनकी पत्नी का नाम था, शासक है, और उनकी पत्नियों का नाम सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी था, और रुद्रसेन द्वितीय का प्रभावती था। तो यहाँ कूट ए जो है क्रमशः मिल जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों ऐसा किया था कि दक्षिणातम जो पथ है उस पर 12 राज्यों को कब्जा किया था, समुद्रगुप्त ने पराक्रम से विजय प्राप्त किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दिया है सर्वराजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को यह उपाधि धारण दी गई थी, उपाधि दी गई थी दोस्तों, क्योंकि वह अभी अभी हमने देखा कि 12 राज्यों को जीतने वाला था, यानी उसी के क्रम में उन्होंने उपाधि दिया है सर्वराजोछेता। याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है 28 प्रश्न किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। तो दोस्तों शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन करने का नाम जो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पूर्ण रूप से सफाया कर दिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न रहेगा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, और एक में है रचनाकार और दूसरे सूची में है रचना। तो एक एक करके सूची का मिलान हम लोग करेंगे। सूची प्रथम में दोस्तों आर्यभट्ट ने जो रचना की थी आर्यभट्टीय का, धन्वंतरी ने नवनीतकम यानी कि जो चिकित्सा से संबंधित ये था, ब्रह्मगुप्त जो थे दिया है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उन्होंने दिया था, और वारामिहिर जो थे पंच सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो कूट ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्राप्त केश गवर्नर पुष्पगुप्त से करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी। उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी दोस्तों। तो स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत करवाई थी, स्कंदगुप्त ने। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन है सूची 1 में और दूसरे में है प्रशासक। तो यहां पर एक एक करके देखते हैं। भुक्ति यानी प्रांत उप दिया है उपरिक को, विषय जो जिला है विषयपति, नगर और नगरपति कहा जाता था, और ग्राम को ग्रामीण कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो कोड ए है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है इसमें बताना है दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं कि
महासंधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री, तो कौन इसमें है, एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन 3 है इसमें सही होंगे, ये करेक्ट है। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति की दिया है स्थापक, धार्मिक मामलों को करते थे दोस्तों, उसके अधिकारी थे। महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखने में एक महाअश्वपति, तो यह गज सेना का अध्यक्ष नहीं हुआ करता था। अश्व मतलब घोड़ा होता है दोस्तों, तो जो घोड़े की जो सेना थी उसका अध्यक्ष हुआ करते थे। यहाँ सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 33 प्रश्न संख्या है, एक एक करके देखते हैं। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि है, वास्तु भूमि निवास योग्य है, अप्रहत भूमि जो है जंगली भूमि, और खील भूमि कृषि के लिए। तो कूट में देखेंगे ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जो सुमेलित नहीं है वे है प्रयाग प्रशस्ति रवि के, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। भर्तहरि जो थे दोस्तों मेघदूतम, ये नहीं है, क्योंकि मेघदूत रचना जो है मेघदूतम को कालिदास ने लिखा था। तो ये जो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट नहीं है, ए बी सी और डी। तो यहाँ ऑप्शन जी है जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 36वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2, चलिए मिलान करते हैं हम एक एक करके प्रश्न को। ऑप्शन, श्रेष्ठी साहूकार को कहा जाता था, सार्थवाह व्यापारी को, कुलिक शिल्पी कारीगर को, अकायस्थ लेखक को। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिहिर कुल का संबंध था किससे था दोस्तों? मिहिर कुल जो थे उनका संबंध किससे था? तो हुणों से था दोस्तों। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे दोस्तों? तो कन्नौज को मौखिर दिया है, मौखरी जो थे वे लोग महत्ता प्रदान करने वाले थे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उनके जजमेंट के लिए, उनके न्याय के लिए जाना जाता था, तो उपाधि दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस सीरीज का दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? सीडीएस 2010 में आया हुआ प्रश्न है, और यह प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों विशेषता है उसकी, क्या है? लौह स्तंभ जो है वैज्ञानिकों का क्यों ध्यान? क्योंकि दोस्तों उसकी जंग रोधकता के कारण सभी वैज्ञानिकों का ध्यान उसने खींच रखा। क्योंकि दोस्तों यहाँ 98% अभी भी उसके जो लौह के प्रकार जो हैं इसके लिए अभी उतने दिन होने के बावजूद भी उसमें जंग नहीं लगा है, यानी कि बहुत पूर्ण रूप से वह बहुत ही स्वस्थ कहा जाएगा अपने उस विषय में, क्योंकि सिर्फ 2% ही अभी क्षति हुई है, उससे भी कम। तो इसका मतलब कि वो अच्छा लोहा है और उसमें अच्छा कारीगरी की गई है, तो इसीलिए वैज्ञानिकों का ध्यान वहां खींचा जा रहा है, यानी कि वह फेमस हो रहा है। सीडीएस 2010 में प्रश्न आया हुआ है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग है दोस्तों, डेली करंट अफेयर की जो वीडियो होती है सुबह 6 बजे अपलोड होती है, 3 बजे विषयवार वीडियो होती है, और 7:15 पे दोस्तों 20, 30, 40 या 50 जीके अपलोड होती है क्रमशः। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।